खान करियर स्टडी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैं नितेश सिंह बायोलॉजिस्ट आप लोग के सम्मुख हाजिर हूँ। 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जो आपके एग्जाम में 100 नंबर दिलाएगा। इस चैनल पर राजन सर हिंदी और इंग्लिश लेकर उपलब्ध होंगे। साथ ही आसिफ सर मैथ और फिजिक्स लेकर उपलब्ध होंगे, जो आपके एग्जाम में बेटर से बेटर नंबर दिलाएंगे। अब हम लोग 12th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। इसमें दो शब्द हैं, एक है जीव और दूसरा है जनन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव वह है जो अपने समान नए संतति को उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसे हम जीव कहते हैं। दूसरा शब्द इसमें जनन है। तो जनन प्रक्रिया है। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान नए संतति को उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि या समय को जीवन अवधि कहते हैं। और अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह का होता है। उसी तरह कौवा का 15 वर्ष, उसी तरह और भी दिए गए हैं। मगरमच्छ का 60 वर्ष। इसमें जो खाली जगह छूटा है, इसका आप लोग पता करेंगे कि क्या इसका है। इसमें एक और चीज मेंशन है, छोटा तोता जो है दिखने में छोटा है, लेकिन इसकी उम्र 140 वर्ष है। वही यहाँ पे कछुआ का देखेंगे तो 100 से 150 वर्ष एनसीईआरटी के बुक में मेंशन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम लोग कि जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन का। तो अलैंगिक जनन में जो जनक होता है वह एकल होता है, एक ही बॉडी से अन्य बॉडी का जन्म होता है। तो जनन की वह विधि जिसमें जनन के लिए कोई विशेष अंग भाग नहीं लेता है या नहीं पाया जाता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो है उसका नाम है विखंडन। विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन भी होता है। दूसरा है कलिका विधि। इसका पर्यायवाची शब्द होता है मुकुलन विधि। मुकुलन विधि। और तीसरा है वर्धि, या इसके और भी नाम है कायिक विधि, देहिक विधि। और चौथा जो है 4 नंबर हो जाएगा बीजाणु जनन। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है विखंडन विधि, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। इसमें फर्स्ट होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। द्वि का मतलब हुआ किसी बॉडी का 2 भाग में बंट जाना और प्रत्येक भाग से नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होना, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया में देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है बहुखंडन। बहु का मतलब हुआ बहुत सा, एक बॉडी कई भाग में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से एक न्यू बॉडी का जन्म हो जाता है, और इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इत्यादि। अब चलेंगे हम लोग कलिका विधि के बारे में। कुछ जीवों में कली के द्वारा जन्म होता है, तो इस विधि को कलिका विधि या मुकुलन विधि कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ईस्ट और हाइड्रा है। 3 नंबर है
वर्धी विधि, इसका दूसरा नाम है कायिक विधि, तीसरा नाम है इसका दैहिक विधि। इसमें इसके बॉडी के अलग अलग भाग से अलग अलग जीवों का जन्म हो जाता है, तो इसे हम वर्धी, कायिक या दैहिक विधि कहते हैं। एग्जाम्पल में गन्ना आता है। गन्ने को काटकर किसान मिट्टी में लगा देते हैं और प्रत्येक पार्ट से एक गन्ना तैयार होता है, तो इसे हम कायिक, दैहिक या वर्धी कहेंगे। 4 नंबर है बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन हम लोग को वन क्षेत्र में कुछ पौधे ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके बॉडी पार्ट पर कुछ ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेगा और उस ब्लैक पार्ट से नए बॉडी का जन्म हो जाता है। जैसे इस चित्र में दिख रहा है, ये पत्ता परिपक्व होने के बाद इस पर का जो ये ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट, ये परिपक्व होने के बाद मिट्टी पर गिरता है और इससे एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। तो हमने आप लोग को अलैंगिक जनन समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे किताब में कुछ बातें मेंशन है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लेमाइडेमस में चल बीजाणु होते हैं, ये चलने वाले होते हैं, फ्लैजिला निकला होता है। ये हाइड्रा है, इसमें कलिका विधि, यहाँ पे कलिका निकली रहती है। ये जो है पेनिसिलियम है, इसमें कोनिडियन का स्ट्रक्चर बना रहता है, इसके द्वारा जन्म होता है। ये है स्पंज और स्पंज में भी जन्म होता है। तो ये सब अलैंगिक जन्म यानी इसे जेम्यूल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आलू है और आलू में आंख निकली होती है, इसमें भी कलिका विधि के द्वारा जन्म होता है। अदरक में भी कलिका विधि के द्वारा जन्म होता है। उसी तरह यहाँ पे पत्थर चट्टा बोलेंगे या इसका मेन नाम ब्रायोफिलम है, इसमें भी कलिका विधि के द्वारा जन्म होता है। यहाँ पे जलकुंभी को मेंशन किया गया है, जिसे बंगाल का आतंक या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इसका एक पौधा अगर पानी में होता है तो अलैंगिक जनन की विधि से पूरे तालाब को भर देता है और तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे जलीय जीव मरने लगते हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग को दिखता है लैंगिक जनन। तो बात आती है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जनन की वह विधि जिसमें जनन के लिए कोई विशेष अंग पाया जाता है या भाग लेता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन जो है वह किशोरावस्था में होता है या जनन अवस्था कहा जाता है। इस तरह से अवस्थाएं कई हो गई। पहला हो गया शिशु अवस्था, जो जन्म से लेकर 5 साल के बीच को कहा जाता है। दूसरा होता है बाल्य अवस्था, जो 5 से 11 साल के बीच होता है। तीसरा जो है किशोरावस्था, जिसे मैंने जनन अवस्था बोला, वो 11 से 25 साल के बीच होता है। प्रौढ़ावस्था 25 से 60 और वृद्धावस्था 60 से ऊपर होता है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो किताब में देखेंगे कि इसमें बांस की चर्चा किया है। बांस की चर्चा, बांस एक ऐसा पौधा है जिसमें 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प उत्पन्न होते हैं, फल पकड़ते हैं, लेकिन वह फल मिट्टी पे गिरता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसमें लैंगिक जनन की जगह पर अलैंगिक जनन पार्टिसिपेट हो जाता है। इसी तरह एक दूसरा पौधा भी किताब में मेंशन है, उसका नाम है एस्ट्राबिलेंथस कुंथियाना, जिसका दूसरा नाम नीला कुरेंजी है। यह 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। बात 2006 की है, सितंबर अक्टूबर 2006 की, जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे इतने पुष्प उत्पन्न हुए थे कि पूरा सड़क कालीन सा बिछ गया था। इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम कि लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में मुख्यतः 3 घटना होती है। लैंगिक जनन पूर्व घटना, निषेचन और लैंगिक जनन पश्च घटना।
तो 3 घटनाएं होती हैं, या उसे हम इसे भी बोल सकते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं? तो निषेचन से पहले जो प्रक्रिया शरीर में संपन्न होती है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में युग्मक का बनना आएगा। नर युग्मक नर के वृषण में बनता है, मादा युग्मक मादा के अंडाशय में बनता है और समय पर बनता है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। आगे किताब में मेंशन किया है कि जीवों में लैंगिकता क्या है। तो वैसे जीव जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं, और जब नर और मादा दोनों एक ही शरीर पे होता है तो उसे द्विलिंगी कहते हैं। यहाँ जानने के लायक है कि फंजाई है, बहुत से फंजाई पादप में द्विलिंगी स्थिति को उभयलिंगाश्रयी या समथैलेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह एक लिंगता को स्थापित करने के लिए एक लिंगाश्रयी बोल सकते हैं या उसे हम विषम थैलेसिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम लोग समझ गए कि एक लिंगी क्या होता है जो विशेष रूप से मानव में दिखता है, और द्विलिंगी का मतलब हो गया कि नर और मादा दोनों एक ही शरीर पर होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है केंचुआ, द्विलिंगी का ही दूसरा नाम उभयलिंगी होता है। आगे यहाँ पे देखेंगे केंचुआ है, केंचुआ में इसके नर जन्म अंग का जगह पर क्लाइटेम दिया है। यहाँ पे देखेंगे ये कारा है, इसको चारा भी पढ़ते हैं, जो नदी के किनारे समुद्र इत्यादि में होते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि पुंधानी भी इसमें यहाँ से कट करके निकाला गया, और ये अंडधानी, यानी दोनों एक ही बॉडी पे है, इसका मतलब ये द्विलिंगी है। यहाँ देखेंगे तिलचट्टा में, तो तिलचट्टा में नर अलग होता है और मादा अलग होता है। नर में वृषण इस प्रकार होता है और मादा में अंडाशय इस तरह से दिखाई देता है तिलचट्टा में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये मार्केंसिया है, ये नर और एक मादा है। नर की पहचान इस पुंधानी धर से होता है स्ट्रक्चर देखकर, और मादा का इस स्त्रीधानी के स्ट्रक्चर देखकर होता है। उसके बाद इसमें यहाँ पे दिया है शकरकंद। शकरकंद जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि इसी में पुंकेसर भी है, अंडक भी है, इसलिए यह द्विलिंगी होते हैं, नर जननंग और मादा जननंग। आगे हम लोग देखेंगे कि गुणसूत्र कितने होते हैं। तो यहाँ पे किताब में मेंशन किया है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ा होते हैं। उसी तरह घरेलू मक्खी में 12, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 6। यहाँ पे चूहा का दे रखा है 21, तो यह इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 42। इसी तरह हम कर लेंगे, अगर इधर 78 है तो इसका आधा इधर, और इधर 19 है तो इसका डबल कर देंगे इधर। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि मनुष्य या फल मक्खी, सेब, धान, मक्का इत्यादि में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन कैसे होता है। तो नर में वृषण के अंदर चेंबर होता है, और प्रत्येक चेंबर में 2 या 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स को अगर हम जूम करें तो इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोशिकाएं होती हैं, और ये कोशिकाएं नर युग्मक को जन्म देती हैं। उसी तरह मादा के अंडाशय भी गोलाकार होता है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से बनी होती है, इसी में से एक कोशिका अंडे को जन्म देती है। इस तरह से युग्मक संरचना बनता है। उसके बाद इसमें युग्मक का निर्माण जो होता है अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इसकी एक कोशिका हम यहाँ निकालेंगे, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्ध से ही क्लियर है आधा, यानी अगर ये 2n है तो यहाँ पे जो कोशिकाएं बनेंगी वो इसकी आधा बनेगी, यानी nn। तो यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। आगे इसमें हम लोग चर्चा करेंगे
आगे इसमें देखेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण किताब ने मेंशन किया है कि शैवाल युग्मक स्थानांतरण में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों का जो होता है जल के माध्यम से स्थानांतरण होता है। लेकिन मनुष्य की बात करें तो उसमें फैलोपियन ट्यूब में होता है। उसी तरह अगर पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें बात आ जाती है परागन की। परागन किस प्रकार होता है, परागन को समझेंगे। तो पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? तो एक पौधा के एक फूलों के बीच होने वाले परागन या एक ही पौधे के दो फूलों के बीच होने वाले परागन को स्वपरागन कहते हैं। परपरागन एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच होने वाले परागन को परपरागन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे किताब के अनुसार तो निषेचन की चर्चा करनी है। निषेचन किसे कहते हैं? यहां तक निषेचन पूर्व घटना थी, अब यहां से हम निषेचन को समझेंगे। तो निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन भी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। वह निषेचन या निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के अंदर संपन्न होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे मनुष्य में और जीवों में। बाह्य निषेचन, निषेचन की वह प्रक्रिया जो शरीर के बाहर संपन्न होती है बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक में, मछली में इत्यादि में। आगे हम लोग देखेंगे किताब के अनुसार तो इसमें युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है? तो कर अधिकांश जीवों में जिसमें बाह्य निषेचन होता है उसमें तो शरीर से बाहर संपन्न होता है, लेकिन जिसके शरीर के अंदर संपन्न होता है जैसे मनुष्य में तो फैलोपियन ट्यूब में, हिंदी में बोलेंगे अंडवाहिनी में। आगे देखेंगे इसमें निषेचन पश्च घटनाएं। तो लैंगिक जनन में या निषेचन के बाद होने वाली संपूर्ण घटनाओं को सम्मिलित रूप में निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च घटना में युग्म नज बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होंगे और निषेचन क्रिया संपन्न होगी तो युग्म नज का निर्माण होगा और युग्म नज द्विगुणित होगा। इसके बाद या युग्मनज ही वह प्रारंभिक कोशिका है जो किसी भी जीव की शरीर का निर्माण होता है। अब इसमें युग्मक से भ्रूण बनता है। तो युग्मक से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज से, तो युग्मनज से जो भ्रूण बनता है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है और इसमें एक से दो बनेगा, अर्धसूत्री नहीं समसूत्री विभाजन के द्वारा होगा। एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी समसूत्री विभाजन। जो ये युग्मनज बना वो 2n था, इससे जो दो कोशिकाएं बनेंगी ये भी सम का मतलब हो गया समान, यानी 2n से 2an बनेगी, तो ये समसूत्री विभाजन। इसके बाद बनता है 4 सेल, इसके बाद बनेगा 8 सेल, उसके बाद बनेगा 16 सेल। 16 सेल को मोरूला के नाम से जाना जाता है, मोरूला। और मोरूला के बाद ये कोशिका बनेगी 32 सेल, इसको भ्रूण कहते हैं।
ब्लास्टोसिस्ट भी इसे बोलते हैं। तो जाइगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव कहते हैं, जो इसमें मेंशन है। उसके बाद बात करना है कि जो सजीव होते हैं अपनी अगली संतति को दो तरीकों से जन्म देते हैं, स्पेशल जंतु में, जानवर में। एक को कहलाते हैं अंड प्रजक और दूसरे कहलाते हैं सजीव प्रजक। तो वैसे जीव, वैसे जंतु जो अगली संतति को अंडे के रूप में जन्म देती है, तो उसे हम अंड प्रजक कहते हैं, जैसे पक्षी, सांप, मेढक, मछली इत्यादि। सजीव प्रजक वैसे जंतु जो अपनी शिशु को स्तनपान कराते हैं, तो उसे हम सजीव प्रजक कहते हैं, जिसमें मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आते हैं। यहाँ से आने वाला क्वेश्चन होता है कि व्हेल मछली अंड प्रजक है कि सजीव प्रजक है। तो बता दें कि व्हेल मछली अपनी अगली संतति को स्तनपान कराती है, यानी वो सजीव प्रजक में आती है। इसके आगे किताब ने समझाने की कोशिश किया है, कुछ जीव जो हैं जो अंडे को जन्म देते हैं, उसके ऊपर एक कवच होती है। उस कवच जो बनी होती है वो कैल्शियम युक्त कवच होती है, जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है धूप से, हवा से, पानी से या अन्य जानवर इत्यादि से। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, तो इसमें अंडाशय की बात आती है। तो सभी लोग जानते हैं कि पुष्प, मादा पुष्प में अंडाशय होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, और आगे चलकर वही अंडाशय फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से ये आपका चैप्टर फिनिश होता है।